और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूँ, अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। मैंने वहाँ का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। गोवा में बहुत करप्शन था, मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। राजस्थान में सरकार की नस दबी हुई है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में हमारा इतना नंबर है, इतनी वोट हैं, इतने हमारे एमएलए चुन के आते हैं, लेकिन आज तक आपका आदमी सीएम नहीं बना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार हम ये संघर्ष करेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर बने। जिनको सुनने के लिए अलवर जिला जाट समाज की जनचेतना और सम्मान समारोह में पूरे जिले के प्रदेश के गणमान्य जन विराजे हैं। धारा 370 हो, महिला पहलवानों का, हर किसान आंदोलन हो, उन सब में तो मैं निवेदन करूंगा, सत्य, न्याय, निष्ठा, ईमानदारी और निडरता की एक अद्भुत पहचान आदरणीय महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब, जोरदार ताली से अभिनंदन की। अध्यक्ष जी, चिल्लर साहब, भाई युद्धवीर जी, चौधरी रामवीर जी और मेरे साथ आए हुए पुष्पेंद्र भाई, इस जिले के तमाम सम्मानित नेतागण, जिले की तमाम किसान सरदारी, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपको कहूंगा कि एक बार आप तेजा जी की जय बोलें। जय श्री तेजा जी महाराज जय। ये जो महिला खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये एक ऐसी जगह पहुंची हुई है कि जहां ये तय होगा कि जालिम मजबूत होता है कि उसके खिलाफ लड़ने वाला मजबूत होता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उनके आंसू पूछे। मैंने उनको ये सजेशन दिया है कि अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो तुम हमें 3-4 सिर्फ मीटिंग राजस्थान में दे दो। मुझे चिल्लर साहब दोबारा आना पड़ेगा, उन बच्चियों का एक कार्यक्रम यहाँ कराना पड़ेगा, चूँकि राजस्थान में सरकार की नस दबी हुई है। अगर राजस्थान में वो बच्चियाँ घूम गई, चूँकि मेरा बहुत घूमना होता है, मैं जानता हूँ कि जिस दिन वो घसीटी जा रही थी 28 तारीख को जनपद पे, उस वक्त राजस्थान के हजारों परिवार में खाना नहीं बना था। तो जब राजस्थान के लोग उनकी सभाओं में आएंगे, भीड़ दिखाई देगी, तो दिल्ली 1 हफ्ते में ची बोल जाएगी और उनकी बात मानेगी। बस वो एक बार तैयार हो जाने के लिए, पहले तो उन्होंने मुझे, तेजाजी संस्थान के लोग गए थे जयपुर से, उनको तारीख दे दी थी, लेकिन फिर बीच में वो बातचीत में फंस गई। तो अगर तारीख दे दी और वो आई तो फिर एक बार आपको आना पड़ेगा अलवर के इस, मेरा तो ख्याल है उस वक्त चिल्लर जी खुले में आप सभा करिए, लोग आएंगे। लोग बहुत गुस्से में हैं उनके साथ, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है लोगों में। सही बात तो ये है कि दिल्ली में जो सरकार आज है वो आपको मिटाने पे जुटी हुई है। उन्होंने एमएसपी नहीं लागू किया। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो 700 लोग आपके मरे वहाँ। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री के यहाँ से उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन 700 लोग मरे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत दुखी था। 10 दिन मैंने सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया और मैंने जाके कहा कि साहब ये 4 महीने हो गए थे, तब 4 महीने से पड़े हैं, आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ बातचीत करके इसको निपटा दीजिए।
उन्होंने लापरवाही से कहा नहीं नहीं सतपाल भाई सब चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि ये तो कुछ गांठ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, आप इनको जानते नहीं, ये जो सिख भाई हैं इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उसके बाद मिसेस गांधी ने 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, भतीजे थे उनके। उन्हें कहा बुआ आप तो ये सब नहीं मानती थी कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है, स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे और इसलिए मैं ये करा रही हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जिससे लड़ो, और हमारे वाले ये तो कब्र उखाड़ के दाह संस्कार कर देते हैं छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं, और अब के तो दोनों इकट्ठा हो गए। तो जिससे लड़ो उसके बारे में ये जान लो कि वो कौन है। तो मेरी राय ये है कि आप बातचीत करके इसको हल कर दो। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफ़ी मांग के वो कानून वापस किए। लेकिन अब भी ताली बजाने लायक बात अभी नहीं हुई है। अभी भी जो MSP है वो हमको नहीं दी जा रही, जबकि वादा किया था प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री कोई देश का वादा करे उसका एक मतलब होता है कि हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। उसकी वजह है कि वो जो अडानी है, और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूँ, अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। अडानी को चूँकि नुकसान होगा, अडानी ने गोदाम बना लिए हैं हरियाणा में, सस्ता अनाज खरीद के उनमें भर लिया है, जब महंगा हो जाएगा तो बेचेगा। अगर MSP को कानूनी दर्जा मिल गया तो अडानी को नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आसानी से देंगे। एक लड़ाई किसानों को और लड़नी पड़ेगी और जोर से लड़नी पड़ेगी। ये जो तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, मैं इनमें देख रहा था, एक आप तरमीम करो, अगली बार से महाराजा रणजीत सिंह का भी फोटो उसमें लगाओ। देश में इतना ताकतवर राजा हुआ नहीं है कोई कि अंग्रेज भी डरता था उससे। एक बार महाराजा पटियाला की वाइफ का उनसे झगड़ा हो गया। वो उनकी रिश्तेदार थी रणजीत सिंह जी की। उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। महाराजा रणजीत सिंह पूरी फौज लेके आ गए और पटियाला में डेरा डाल दिया। पटियाला के राजा ने डलहौजी से कहा कि साहब ये तो संधि थी एक अंग्रेज़ों के और उनके बीच में, महाराज के बीच में, कि सतलुज के उस तरफ ये नहीं जाएंगे, काबुल तक उन्हीं का राज रहेगा, और सतलुज के इस तरफ महाराज नहीं आएंगे। तो कहा कि साहब ये तो आक्रमण है। तो डलहौजी ने कहा भाई मुझे लंदन में पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूं। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह फौज के साथ पटियाला आ गए हैं। तो लंदन वालों ने कहा कि चुप पड़े रहो, 10-5 दिन में खुद चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इससे पंगा लेके जो राज है वो भी छिन जाए। हमें जानकारी है कि उसकी फौज तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसका एक जनरल था हरि सिंह नलवा। आज जो ये जिसको वजीरिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, इस पे कभी किसी का राज नहीं रहा। जिसके कब्जे में आ जाता था पठान उसको भगा देते थे। 7 साल गवर्नरशिप करी हरि सिंह नलवा ने वहाँ, और इतनी ठुकाई करी पठानों की कि जो पठानी सूट है तभी चला था। उन हरि सिंह नलवा के सिपाहियों से बचने के लिए ये शलवार पहनने लगे थे। उनके सिपाही दिखते थे तो बुर्का डाल लेते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर हमारे इतिहास का बहुत शानदार चैप्टर है। बहुत ताकतवर आदमी था और उसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। सरदारों की तादाद पंजाब में उस वक्त सिर्फ 7% थी। सबको बराबर मानता था और अपने धर्म का इतना आदर करता था कि फौज लेके जब चलता था तो पहले हाथी पे गुरु ग्रंथ साहब रख के चलता था। एक बार एक मुसलमान लड़की थी, उसको अपने घर ले आए तो अकाल तख्त ने उनको नोटिस भेजा।
और अकाल तख्त के लोग डरे हुए थे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाथ जोड़ के अकाल तख्त के सामने हाजिर हुआ और कहा कि मेरी गलती है, पर हो गई, अब तो माफ़ कर दो। तो अकाल तख्त ने उसको यही सज़ा दे के कि तू आ गया, यही काफ़ी है, छोड़ो, ख़त्म करते हैं। तो इस तरह का आदमी था। तो इसको भी अपने इतिहास में जोड़ो। दूसरे जो मैं असली बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी खेती को ख़त्म करने का डिज़ाइन है, वो तो आप ये 4 कानून लागू हो जाते तो ख़त्म हो ही जाती, वो तो अब रुक गया है। फिर फौज में आप चले जाते थे तो ये अग्निवीर ले आए जिसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, ना कोई पेंशन होगी, ना कुछ होगा, और बच्चा क्यों मरेगा 4 साल के लिए गोली खा के। इसके अलावा कर्मचारियों की जो पेंशन योजना थी वो ख़त्म कर दी है, उसको भी लागू कराना पड़ेगा। हम लोग ताकत में आए तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। ये जो पुलवामा का हमला था, कई लोग कहते हैं भाई गवर्नर साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा, वो ठीक से पढ़ते नहीं अखबार। मैंने उसी दिन, मतलब हमला जिस दिन हुआ उसी दिन 1 घंटे के बाद 2 चैनल को ये इंटरव्यू दे दिया था कि इसमें हमारी सरकार की, यानी बेसिकली होम मिनिस्ट्री की गलती रही। इनसे इन्होंने जहाज़ मांगे थे और इतना लंबा कारवां सड़क से नहीं ले जाया जाता है, चूँकि हमले की आशंका रहती है। तो जहाज़ 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और उनकी बात नहीं मानी गई, तब वो सड़क से चले। और कई चीज़ें रही उसमें। मैं गया था जब वो हमला हुआ जहाँ पे, उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लिंक रोड जुड़ती थी। एक भी लिंक रोड के ऊपर, एक के ऊपर भी कोई मैनिंग नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं थी, कोई रोक टोक वाला नहीं था। कोई आके घुस जाए और वो एक लड़का वो लेके मारुति वैन और घुस गया और 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं जब ये प्रधानमंत्री जी अपनी शूटिंग करा रहे थे एक विदेशी चैनल को, हमारा एक यूपी में बहुत, अब तो वो उसमें चला गया, उत्तराखंड में नेशनल कॉर्बेट पार्क है, उसमें करा रहे थे। तो उससे बाहर निकल के उन्होंने मुझे किसी होटल या ढाबे से फ़ोन किया कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 लोग मारे गए और मरे वो हमारी गलती से हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चुप रहना, इस पर कुछ नहीं बोलना तुमको। मैंने समझा शायद ये जांच करेंगे इसकी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीसरे दिन उसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और उन बच्चों की लाश पे चुनाव ये जीत के आए। मैं आपसे कहूँगा अगर आप में जरा भी उन बच्चों के लिए हमदर्दी है तो इस बार के चुनाव में इस बात की इनको सज़ा दी जानी चाहिए कि या तो ये जांच कराएं और नहीं तो उनकी लाश के साथ ये भस्म हो जाए, इनको ख़त्म कर दें हम लोग। धारा 370 ऐसी धारा थी कि उसके रहते हुए कश्मीरी लोग जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों को कहते थे हिंदुस्तान से आए हो, मतलब वो अपने को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। तो वो हटनी ज़रूरी थी। वो हटाते वक्त दिल्ली डरती थी कि पता नहीं क्या होगा। जब ये सुरसुराहट चली कि शायद हटेगी तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि तिरंगा पकड़ने वाला यहाँ नहीं मिलेगा अगर 370 हटाई। बल्कि वो तो इतनी दूर तक गए कि प्रधानमंत्री के पिताजी की भी हिम्मत नहीं है कि इसको छेड़ दे। मेरे से पूछा गया, मैंने कहा आप इसको हटाओ मैं देखता हूँ। मैंने वहाँ काम कर रखा था लोगों में, मैंने लोगों को समझा रखा था कि ये नेता, इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाते हैं, कोई इनके लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हैरत करोगे कि जिस दिन 370 हटी है, ये तीनों चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने गिरफ्तार कर, नज़रबंदी करे थे, गिरफ्तार तो क्या एक चिड़िया नहीं बोली और पूरे प्रोसेस में हमको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब भारत के साथ खड़े रहे। और दिल्ली में ये भी डर था कि कहीं पुलिस रिवोल्ट ना कर दे। मैं कश्मीर की पुलिस के लिए बहुत काम किया था और मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि ईद का मौका था, एक सिपाही ने भी छुट्टी नहीं मांगी उस दौरान में, सब ने पुलिस लाइन में ईद मनाई। तो कोई बगावत दिल्ली के खिलाफ नहीं हुई और ठीक ठाक होके 370 हट गई। अब मैं जब गोवा में था तो मेरा इंटरव्यू करने एक सुदर्शन टीवी वाला आ गया।
बाकी चीज़ों पे बातचीत हुई गोवा के बारे में, लेकिन उसने ये लिख दिया इंटरव्यू में, ये कह दिया कि सतपाल मलिक जी जो 370 हटाने के लिए जिम्मेवार हैं, उनसे मैंने बातचीत की। अगले ही दिन मुझे प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन उठा के करा, अरे भाई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कहने नहीं उसने ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा बोल दिया होगा, पर मैंने नहीं कहा ये कि मैंने हटाई। मैं तो यही कहूँगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। मैंने कहा मैं कौन मरा जा रहा हूँ साहब मुलाकात के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं। खैर वो बात आई गई हो गई, उनको एक रंजिश हो गई। वहाँ गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और अब जो ताज़ा है, जो आखिरी बात कह रहा हूँ, मैंने वहाँ का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और मेरे स्टाफ के सारे लोगों के फ़ोन लेके चले गए। 2 दिन उनसे पूछताछ की जम्मू में। मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। और तलाश में ये थे कि मेरे यहाँ कुछ मिल जाए तो मुझे बंद कर दें, लेकिन मैं ये जो जाट चेतना है इसकी ताकत पे जिंदा हूँ। उनको ये पता है कि जिस दिन इसको हम गलत तरीके से, हाँ मेरे में कोई कमी हो मुझे उठा के बंद कर दें, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे आप बंद करें। और अगर इन्होंने छेड़ा तो 4 स्टेट में है हम। छिल्लर साहब आप जैसे नेताओं की सपोर्ट से 4 स्टेट में आग लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे, आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपसे हमें ताकत मिलती है लड़ने की, आपसे हिम्मत और हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और मैं फिर दोहराऊँ, महिला शिक्षा की बात कह रहे हैं, वैसे तो बहुत आपके यहाँ काफ़ी है महिला शिक्षा। और अभी जो हमारी लड़की RAS में आई हैं, इतना परिवर्तन हुआ है कि जो ठाकुर साहब उनके सामने हमारा दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठता था, वो भी हमारी RAS लड़की को देख के खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के और खम्मा गणी कहता है। तो महिला शिक्षा को बढ़ाइए, चूँकि महिला का सशक्तिकरण ना दहेज से है, ना उसके हस्बैंड की दौलत से है, ना उसके पिताजी की दौलत से है, उसकी एजुकेशन से है, और वो उसको आगे बढ़ाएगा। एक मैं और निवेदन करूं, अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली, शक्ल सूरत में निहायत साधारण, लेकिन लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, जब वो मारा गया और उसके दफ्तर को रेड किया विद्रोहियों ने, तो उसमें एक डायरी मिलती है। उसमें वो लिखता है कि मुझे बहुत आनंद आता है जब कोंडालीजा राइस, लिटिल कोंडी लिखा है उसको, चूँकि दुबली पतली थी, लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसको तालीम की वजह से मिली थी। तो तालीम इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस बच्चों को ये दिला दोगे तो इनकी तरक्की, ये जो एक मैं गया अभी हाल में वहाँ हनुमानगढ़, चौधरियों ने मुझे कहा साहब 10-10 कमरे के एक आदमी है घर में और मकान 10 कमरे का बनाते हैं और बच्चों को तालीम में खर्चा नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पे मत खर्चा करो, मृत्यु भोज पे मत करो, दहेज पे मत करो, मकान बनाने पे मत करो। मैं तो गवर्नर भी रह लिया, MP MLA भी रह लिया, अब भी दिल्ली में 2 कमरे के फ्लैट में किराए के में रह रहा हूँ। मकान कोई ताकत नहीं होते, बल्कि मेरी ताकत है ये कि मेरे पे कुछ नहीं है। वो होता तो मैं नहीं लड़ पाता नरेंद्र मोदी से, मुझे फिक्स कर देते, ED भेज देते, इनकम टैक्स भेज देते। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक तो इन बच्चों की तालीम कराओ। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में हमारा इतना नंबर है, इतनी वोट हैं, इतने हमारे MLA चुन के आते हैं, लेकिन आज तक आपका आदमी CM नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि आपने एकता नहीं दिखाई। जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े CM का, तो उस वक्त
वो 2 वोट से हारे और 4 जाट मेंबर्स ने वोट क्रॉस किया, दूसरी तरफ दिया। अगर वो दूसरी तरफ ना देते तो मिर्धा जी चीफ मिनिस्टर बन गए होते। तो एकता होगी तो बनोगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार हम ये संघर्ष करेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर बने। और ये कोई मांग हमारी नाजायज़ नहीं है, हमारी जायज़ मांग है। ये तो जो 77 में जो सरकार बनी थी, चरण सिंह जी उस वक्त चाहते थे कि कुंभराम आर्य जी को चीफ मिनिस्टर बना दें, लेकिन उसमें हमारे बड़े थे देवीलाल जी, वो कुछ तिकड़म कर गए अपने लिए, अपने पोते को एमएलए बनवाने के लिए। उन्होंने भैरव सिंह जी से समझौता कर लिया, वरना उसी बार बन गया होता। इसके बाद तो इनमें फूट पड़ गई, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब अगर ये इकट्ठा रहेंगे तो आपका सीएम ज़रूर बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं हालांकि मेरे पैरों में बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी तब तक मैं राजस्थान में घूमूंगा और सब जगह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों के टिकट हों। सारी पार्टियों में मेरी पहचान है, और इसके बाद आपका आदमी चीफ मिनिस्टर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रूहे रवां बलबीर छिल्लर जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी सजी सजाई महफिल दी, इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, और अभी शायद हम लोगों को खाना भी खिलवाएंगे। तो और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि वो जब भी बुलाएंगे तो मैं, और कोई आए ना आए, मैं ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।